रेडी, 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला किया, लेकिन बाद में जनता के दबाव में उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्ष 2015 के फैसले के तहत पेट्रोल वाहनों को 15 वर्ष और डीजल वाहनों को 10 वर्ष की अवधि के बाद सड़क से हटाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। मगर पुराने वाहन क्या वाकई सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं? क्या यह नीति वास्तव में पर्यावरण के लिए प्रभावी रूप से फायदेमंद है? क्या यह नीति पृथ्वी के सीमित संसाधनों और सतत विकास के दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रखती है? दरअसल इस संदर्भ में कई सवाल अभी जवाब की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में इस पक्ष पर विचार महत्वपूर्ण हो जाता है कि यातायात से प्रदूषण कम करने के लिए क्या वाहनों की उम्र सबसे कारगर तरीका है, या फिर वाहनों से असल में होने वाले प्रदूषण या वाहन द्वारा तय की गई दूरी जैसे प्रभावी मानदंड जल्दबाजी में छूट गए हैं। दिल्ली में पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की नीति, वाहन स्क्रैप नीति, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 59 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों पर आधारित है। इसके पीछे तर्क यह है कि पुराने वाहन जो शुरुआती उत्सर्जन मानकों जैसे प्री भारत स्टेज या प्रारंभिक BS मॉडल BS 1 या BS 2 के हिसाब से बने हैं, वे नए वाहनों BS 6 मानक की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण के लिए BS 1 डीजल कार BS 6 कार की तुलना में 31 गुना तक अधिक सूक्ष्म कण हवा में उत्सर्जित करती है। यह नीति वाहनों की उम्र को एकमात्र सरल मानदंड मान ले रही है, क्योंकि वाहनों के पंजीकरण रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होते हैं और इसके लिए जटिल परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदूषण फैला रहे वाहनों पर नियंत्रण के लिए वाहन की आयु, उससे निकलने वाले प्रदूषण का स्तर और वाहन की तय की गई कुल दूरी जैसे मानदंडों पर बहस एक अहम मुद्दा है, खासकर दिल्ली जैसे महानगर में जहां वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। प्रदूषण आधारित मानदंड वाहन के वास्तविक उत्सर्जन पर केंद्रित हैं, जिससे आयु की परवाह किए बिना सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लक्षित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण वायु प्रदूषण को कम करने में अधिक प्रभावी हो सकता है, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी
अपनी वाहन नीति 2021 के मसविदे में रखा था। प्रदूषण आधारित मानदंड जर्मनी जैसे देशों में काफी हद तक सफल भी रहे हैं, मगर वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन की अपर्याप्त निगरानी प्रणाली के कारण भारत में यह तंत्र प्रचलन में तो है। जैसे समय समय पर हर वाहन की प्रदूषण जांच करवानी पड़ती है, पर प्रभावी नहीं है। अगर वाहनों के लिए प्रदूषण परीक्षण का कारगर बुनियादी ढांचा हो तो यह यातायात क्षेत्र से प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वाहन की उम्र और उससे होने वाले उत्सर्जन के अलावा वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी के प्रभावी मानदंड हैं, जो नीदरलैंड में सफल तरीके से लागू हैं। इसके अनुसार अधिक दूरी तय करने वाले वाहन घिसाव के कारण अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। इस प्रकार वाहन की आयु और प्रदूषण मानदंडों के साथ साथ वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रदूषित वाहनों को सड़कों से हटाने में एक संपूर्ण दृष्टिकोण दे सकती है। इस समेकित मानदंड के आधार पर असल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ही कबाड़ में भेजने के लिए चिन्हित किया जा सकेगा। तब जाकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जब पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जाता है तो नए वाहनों के लिए एक बाजार खुलता है। अमेरिका में कई वर्ष पहले पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजकर नए वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई, जिससे कारों की बिक्री में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। भारत में भी ऑटोमोबाइल निर्माता संघ ऐसी नीतियों का समर्थन करता आया है। इसका एक पहलू यह भी है कि जब पुराने वाहन हटेंगे तो उससे प्रभावित लोग नए वाहन का रुख करेंगे। नए वाहन तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रदूषण से मुक्त नहीं होती। इसमें स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और दुर्लभ धातुओं के संसाधनों तथा रसायनों की भारी खपत से बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है। बाकी संसाधनों की खपत छोड़ भी दे तो सामान्य तौर पर एक औसत कार के निर्माण में करीब 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ऐसे में अगर एक पुराना वाहन प्रदूषण मानदंड को पूरा कर रहा है तो उसे कबाड़ में भेजकर उसकी जगह नया वाहन लिया जाए तो कुल मिलाकर पर्यावरण को ही नुकसान होगा। समाप्त।